हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल एट अधिष्ठान आईएएस। अधिष्ठान आईएएस में आपका स्वागत है। देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ सामने आ रही है। सेबी की जो चीफ है मधाबी पुरी बुच जो है, उनकी इंटेग्रिटी जो है कॉम्प्रोमाइज हो गई है। राइट, हिंडनबर्ग ने उनके ऊपर बहुत सारे सवाल उठा दिए हैं। तो अब ये न्यूज़ हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट होती है? दिस न्यूज़ इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एथिक्स पॉइंट ऑफ व्यू। राइट, एथिक्स जीएस पेपर 4 के पॉइंट ऑफ व्यू से ये न्यूज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज हम इस वीडियो के अंदर ये देखेंगे कि इस न्यूज़ के अंदर क्या इंपॉर्टेंस न्यूज़ की है और क्या चीज़ें हम इसके अंदर से क्या पॉइंट्स एथिक्स पेपर के लिए निकाल सकते हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। देखिए, पढ़ तो रहे होंगे आप इस न्यूज़ को, पर किस तरह से आपको इस न्यूज़ को पढ़नी चाहिए इस वीडियो के अंदर पता चलेगा। पूरा देखिएगा, अंत तक देखिए और मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच। रिक्यूज्ड ऑन कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, यहां पर ध्यान रखें ये टर्म जो है ना, रिक्यूज्ड कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एथिक्स पेपर। ठीक है, एथिक्स पेपर के अंदर काफी ये टर्म्स आपको देखने को मिलेंगे। दो तीन क्वेश्चंस में से पूछे गए, जैसे 2018 का एक क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय द कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, यूपीएससी एथिक्स जीएस पेपर 4। इलस्ट्रेट विद एग्जांपल्स, एग्जांपल्स आपको देने हैं। डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल एंड पोटेंशियल कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, इस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं डायरेक्टली कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पे से। और ये जो केस है ये भी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का है। आप ये समझो पहले हमारे काम क्या आएगा ये। ठीक है, हमारी न्यूज जो होती है वो किस काम आएगी ये हमको इसके अंदर समझना होगा। इसी तरह से बहुत सारी केस स्टडीज के अंदर दे रखी है। ठीक है, अभी तो मैं रिसर्च नहीं कर पाया इसके ऊपर। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की देखिए केस स्टडी है। तो सबसे पहले हम इसके अंदर यही समझे कि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता क्या हमारे काम का, पर उससे भी पहले हमको न्यूज समझे। पहले हम हिंडनबर्ग के पास जाते हैं, भाई तेरे क्या समस्या है? तो बोलते हैं मेरे आरोप सुन लो पहले। ठीक है, मेरे क्या क्या आरोप है ये मैं बता देता हूँ, मेरा एक बार शांत हो जाओ, उसके बाद तुम कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में बात कर लेना। राइट, चलिए तो यहाँ पर देखिए, सैटरडे को यूएस बेस्ड हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी है एक, ठीक है, जो कि शॉर्ट पुटिंग करती है। अब शॉर्ट पुटिंग क्या होता है ये मैं इस लेक्चर के अंदर आपको नहीं बता रहा, उसके लिए अलग से एक लेक्चर बनाऊंगा, बहुत प्यारा लेक्चर होगा वो। राइट, एलीज दैट माधवी पुरी बूच, ठीक है, एंड हर हस्बैंड, उनका क्या है, उनके स्टेक्स हैं ऑफशोर ऑफशोर फंड्स के अंदर, जो कि अडानी के भाई जो हैं विनोद अडानी उसको यूज करते हैं। और ये फंड जो है दैट इज ग्लोबल डायनेमिक अपॉर्चुनिटी फंड। ठीक है, और इसके अंदर इन्होंने अफसर निकाल लिया है सेबी के चेयरपर्सन ने। ठीक है, इसके अंदर यहां पर आप देखें कि और क्या ये बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि इनके हिडन स्टेक है, मतलब इन्होंने बताए हुए नहीं थे स्टेक्स हैं इन द एग्जैक्ट सेम ऑफशोर बरमूडा और मॉरिशियस बेस्ड फंड है ये। राइट, और जो कि विनोद अडानी, जो कि गौतम अडानी के भाई हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो उसको संभाल रहे हैं। और ये कंपनीज, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ये कंपनीज जो हैं दैट इज, ये कंपनीज के ऊपर सवालिया निशान सुप्रीम कोर्ट भी यहां पर खड़ा कर चुका था। ठीक है, तो ये इनके, इसके बाद उन्होंने कहा ड्यूरिंग हर टेन्योर एज ए होल टाइम मेंबर ऑफ द सेबी इट सेज बुच वाज इन कम्युनिकेशन विद द मैनेजर्स ऑफ द ऑफशोर फंड। इस ऑफशोर फंड के मैनेजर से इनसे कम्युनिकेशन में थी, उनसे उन्होंने बात करी, उनसे उनको मेल करा है। और कई बार इस तरह से भी कहा है रोड टू इंडिया ऑफलाइन टू रिडीम द यूनिट्स इन द फंड, फंड्स के अंदर यूनिट्स को रिडीम करें। इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटीज उन्होंने करी है, और इसलिए कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का केस आ जाता है। अगेन व्हाट इज कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अभी बताते हैं, पहले सेबी की सुन ले हम। सेबी क्या बोल रही है? सेबी ऐसे बोल रही है, देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारी जो चेयरपर्सन है, सेबी चेयरपर्सन जो बुच है, वो बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है, उन्होंने ऐसा कुछ इसके अंदर कुछ करा नहीं है। राइट, है ना। तो उन्होंने कहा है कि देखो, हम जो सेबी एज ए रेगुलेटर है ना, हम अपने एम्प्लॉयज के ऊपर पूरा ध्यान रखते हैं। राइट, इंटरनल मैकेनिज्म कुछ बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं शो हो जिससे, ठीक है, बहुत सारे रिक्यूजल के भी मैकेनिज्म है। तो ऐसा यूएस बेस्ड शॉर्ट सेलर जो है हिंडनबर्ग रिसर्च, ये हमारे बारे में गलत चीजें उठा रहा है, और इसके लिए हमने इनको शो कॉज नोटिस भी दे दिया कि भाई हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। राइट, आई होप दिस इज क्लियर। अब हम समझते हैं यूपीएससी से रिलेटेड चीज कि कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता क्या है। तो कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब ये है कि मान लीजिए एक पर्सन है, वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, ठीक है, उसके बहुत सारे इंटरेस्ट है, मतलब इसमें भी उसको कुछ मजा आ रहा है, इसमें भी मजा आ रहा है, बहुत सारी चीजों के अंदर वो इन्वॉल्व है। और एक जो चीज है ना, वो दूसरे से कंफ्लिक्ट कर रही है। मतलब अगर इसका प्रोग्रेस होगा तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर एक तरह से प्रॉब्लम आ जाएगी, इस कंपनी के अंदर प्रॉब्लम आ जाएगी। मान लो ये बहुत सारी कंपनी में काम कर रहा है, एक्स वाई जेड ए बी सी डी, ठीक है, इनमें काम कर रहा है। अगर ए के अंदर ही अच्छा काम कर लेता है, ए के अंदर काम करता है, राइट, तो जेड को दिक्कत हो जाएगी, वाई को दिक्कत हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, इसके इतने सारे इंटरेस्ट है, बट इन इंटरेस्ट में कहीं ना कहीं कंफ्लिक्ट भी हो रहा है कि एक का भला मतलब दूसरे का नुकसान। तो दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इन शॉर्ट। सर ये तो ठीक है, हम लिखेंगे क्या, ऐसे लिखेंगे क्या? लिखने के लिए डेफिनेशन मैं आपको पूरी इसके अंदर दे रहा हूं। कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अकर्स व्हेन एन इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन हैज मल्टीपल इंटरेस्ट, पॉइंट नंबर 1,
वन ऑफ विच कुड पोटेंशियली करप्ट द मोटिवेशन फॉर एन एक्ट इन अनदर इंटरेस्ट। एक जो कर रहा है उसका क्या हो रहा है, उसके कारण दूसरे को क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, दैट इज नोन एज कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। सर इसका कोई अच्छा सा एग्जांपल दे दे तो मजा आ जाता। ठीक है, एग्जांपल भी दे देंगे। सिचुएशन कैन लीड टू अनएथिकल डिसीजन मेकिंग, जिससे अनएथिकल डिसीजन मेकिंग हो जाती है और इससे इंटेग्रिटी इंडिविजुअल की और किसी जो भी ऑर्गेनाइजेशन इसके अंदर इन्वॉल्व है उसकी क्या होती है, इंटेग्रिटी जो होती है दैट इज कॉम्प्रोमाइज्ड, इंटेग्रिटी कॉम्प्रोमाइज्ड। और यही कहा जा रहा है कि सीबी चीफ की इंटेग्रिटी कॉम्प्रोमाइज्ड हो गई है। ठीक है सर, इसका एक एग्जांपल दो। एग्जांपल मैं आपको देता हूं, मान लीजिए एक पर्सन है, राइट, वो कोई कॉन्ट्रैक्टर है, जैसे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, सिविक एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर। वो क्या कर रहा है, कंपनीज को वो जो एक तरह से बिल्डिंग्स को क्या करता है, बिल्डिंग्स को अप्रूवल देता है कि कौन सा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट चलेगा कौन सा नहीं चलेगा, इस तरह से देता है, राइट। अब उसका क्या है, उसका एक कंपनी है जो ये सब काम करता है, कंस्ट्रक्शन का काम करता है। तो भाई अब अपना ये वाला जो चीज होगा, कंस्ट्रक्शन का काम कर रही है जो उसकी कंपनी है, उसको तो वो दे देगा, है ना, आराम से उसको दे सकता है क्योंकि उसके पास पावर है, सिविक एडमिनिस्ट्रेटर है जिसके पास पावर है ये सब करने की। तो यहां पर कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि भाई तुम अपनी कंपनी खोल के दो कंस्ट्रक्शन की और तुम्हारे पास ये पावर है, गवर्नमेंट की पावर तुम्हारे पास ये क्या करने के लिए, यहां पर अप्रूवल्स देने के लिए। तो दैट विल बिकम अ वेरी वेरी सिचुएशन जिसके अंदर क्या हो जाएगा, जिसके अंदर कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। ये तो अपने काम की चीज कर लेगा। इसी तरह से अब देखो क्या हुआ कि सेबी की चीफ क्या होती है, सेबी क्या होता है, सेबी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कोई भी फंड्स हो वो गलत काम ना करे, इसके लिए उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखता है, यही रेगुलेटर का काम होता है। अब सेबी की जो चेयरपर्सन है बुच, वो और उनके पति, ठीक है, मान लीजिए एक ऑफशोर कोई फंड है उसको मैनेज कर रहे हैं, मैनेज नहीं कर रहे हैं उसको, उसके अंदर इन्वॉल्व है बुच, कहीं ना कहीं इसके अंदर इन्वॉल्व है। जैसे उसके अंदर बताया गया कि वो चेयरपर्सन बनने के बाद भी उसकी एक्टिविटीज जो थी उसके अंदर इन्वॉल्व थी, पार्टिसिपेशन था, राइट। तो यहाँ पर आप देखेंगे दैट विल क्रिएट ए कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कि भाई आप एक तो रेगुलेट जिसको कर रहे हो वहीं आपके इंटरेस्ट है। तो दैट इज द केस ऑफ कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। मैंने आपके लिए एक एग्जांपल बनाकर इसके अंदर लिख भी दिया है, ठीक है, अगर आपको एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से चाहिए तो यहाँ पर आप देख लेगा, इमेजिन ए सिविक एडमिनिस्ट्रेशन इन चार्ज ऑफ अप्रूविंग बिल्डिंग परमिट्स फॉर न्यू कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स इन ए सिटी। ठीक है, जैसे मैंने बताया, दिस एडमिनिस्ट्रेशन administrator is also a member of local organization that promotes a specific construction firm। अब क्या होगा, ये इस लोकल ऑर्गेनाइजेशन को फायदा पहुंचाने के लिए अपनी पावर का इस्तेमाल कर सकता है, तो ये केस होगा कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का। और ऐसे कभी भी केस आते हैं कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर तो एक टर्म आता है रिक्यूजल, है ना, दूसरा टर्म जो हमको एक्सप्लेन करना है रिक्यूजल, इसको भी मैं तुमको डेफिनेशन बता दूंगा। तो ये आपकी एक तरह से न्यूज़पेपर एनालिसिस जो है नोट्स ही है। देखो इधर उधर की तरह जो एक तरह से बोलेंगे भाई एंटरटेनमेंट आपका करते हैं उधर मत जाओ, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि है ना, कि भाई ये हो गया वो हो गया ये सब चीजें, भाई लिखना क्या एग्जाम में ये सोचा करो। आपने कितने वीडियो देखे होंगे इस टॉपिक पे, बांग्लादेश के टॉपिक पे, लिखना क्या है एग्जाम के अंदर ये तो बताओ, प्रीलिम्स के अंदर क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं ये तो बताओ। तो ये पूरा पूरा एक तरह से आपकी नोट्स मेकिंग ही है, ठीक है। तो इसका पीडीएफ आपको नीचे टेलीग्राम का ग्रुप है एक, ठीक है, जिसके अंदर पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा, टेलीग्राम का ग्रुप सभी बच्चे ज्वाइन कर लो, है ना। और ऐसे एग्जांपल्स जो हैं वो अपने अपने बनाकर आपको लिखने पड़ते हैं, ठीक है, इसलिए इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, दैट्स व्हाई इट इज ए कंप्लीटली रिसर्च, ठीक है। तो देखो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या है, इफ द सिविक एडमिनिस्ट्रेटर प्रायोरिटाइज द कंस्ट्रक्शन फर्म्स परमिट एप्लीकेशन ओवर अदर्स इट क्रिएट्स ए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ कि अपनी फर्म को अगर मान लो परमिशन दे दें और दूसरे को नहीं दे तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का क्या होगा, केस हो जाएगा, दूसरी की जगह अपनी फर्म्स को दे दिए। अब ये कौन डिसाइड करेगा कि भाई, ये तो बोल देगा भाई इसके अंदर सारे रेगुलेटरी मैकेनिज्म वो जो थे, ठीक है, मेजर्स थे वो सारे मैंने चेक करे थे, सारे सही थे, इनमें नहीं थे इसलिए नहीं दिया। तो इस केस के अंदर इस कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाले केस, कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट समझ में आ गया आपको, इसको रिजोल्व करने के लिए रिक्यूजल करना होता है। मतलब ऐसी कोई चीज, जैसे एक सिविक एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेटर है ये, ऐसी कोई चीज जिसके अंदर कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है तो वही दूर से कर दे टाटा बाय बाय, मैं इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं हो रहा, ठीक है, दैट इज नोन एज रिक्यूजल। तो यहां पर देखो रिजोल्यूशन इसका क्या है, recuse themselves from the decision making process regarding the permit for the construction firms allowing another officials, कोई दूसरे ऑफिशियल को बोल दे भाई ये वाला केस के अंदर क्योंकि मेरा कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है, ठीक है, तो लोग बात कहेंगे भाई ये तो बहुत बिका हुआ इंसान है, ठीक है, इसने अपना ही फायदा उठा लिया तो तू कर ले यार इसको, दैट इज नोन एज रिक्यूजल। तो रिक्यूजल की डेफिनेशन क्या बनेगी, रिक्यूजल इज द एक्ट ऑफ विड्रॉइंग फ्रॉम पार्टिसिपेशन इन ए डिसीजन मेकिंग प्रोसेस और एन ऑफिशियल ड्यूटी ड्यू टू ए पोटेंशियल कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, बायस और अपीयरेंस ऑफ द इम्प्रॉपरिटी। दिस इज द डेफिनेशन। ऐसी डेफिनेशन मिलना मुश्किल होता है,
ठीक है, नोट्स के अंदर। तो रिक्यूजल की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई, ठीक है। व्हेन समवन रिक्यूज देमसेल्फ, तो इसका मतलब वो इंश्योर कर रहा है कि देखो भैया मैं इसके अंदर इन्वॉल्व था, मेरा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था, इसलिए मैं रिक्यूज कर रहा हूँ, ठीक है। अब आते हैं वापस अपने टॉपिक के ऊपर, है ना। ये तो हमारी एग्जाम की बात हो गई। अब इस टॉपिक के अंदर और क्या चीजें बची हैं ये अपन इसके अंदर समझ लेते हैं। देखो ये सब जब एलिगेशंस लगाए ना, तो माधवी बुच और उनके जो पति थे, उन दोनों ने क्या करा, इन दोनों ने कहा एक जॉइंट स्टेटमेंट दिया, और जॉइंट स्टेटमेंट में इन्होंने पूरी अपनी हिस्ट्री बताई। देखो हम अहमदाबाद की हूँ मैं, मेरे पति आईआईटी दिल्ली के हैं, हम पहले ऐसे ऐसे काम करते थे, इस तरह से हम काम करते थे, पहले हम आईसीआईसी की ग्रुप के अंदर मैं काम करती थी, फिर मैं ऐसे काम करती थी, बहुत सारी कंपनीज के अंदर हमने काम करा है, पूरा बता रहे हैं, राइट। तो इन्वेस्टमेंट इन द फंड जो कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट के अंदर है, ठीक है, वाज मेड इन 2015 के अंदर हमने इन्वेस्टमेंट करा था। एंड व्हेन दे वर बोथ प्राइवेट सिटीजन, दोनों प्राइवेट सिटीजन थे, हम सिंगापुर में रह रहे थे। एंड ऑलमोस्ट 2 years बिफोर माधवी ज्वाइंट सेबी इवन एज ए होल टाइम मेंबर, ठीक है, होल टाइम मेंबर की तरह जब सेबी को ज्वाइन करा, तो उससे 2 साल पहले की कहानी है जिसको ये इस तरह से बोल रहे हैं। बट यहाँ पर उन्होंने हिंडनबर्ग ने आरोप ये लगाया कि सेबी की चेयरपर्सन बनने के बाद भी उन्होंने क्या करा, एक्टिवली उसके अंदर पार्टिसिपेट करा है, ठीक है, कई कई चीजों के अंदर उन्होंने चीजें करी, राइट। इसके बाद उन्होंने बोला कि हमने इस तरह से ये काम करा, ये करा। उन्होंने इसमें ज्यादातर अपनी कहानी बताई है, और उन्होंने कहा है कि देखिए सेबी की जो मैकेनिज्म होता है, ठीक है, वो बहुत ही हार्ड होता है एम्प्लॉयज के लिए। तो हम जब आए तो उसके अंदर सारे के सारे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क थे, उसको क्लीन चेक चेक कराए कराए थे हमने, ठीक है। इससे पहले उन्होंने ये भी बोला कि माधवी जो थी, ठीक है, जो कि सेबी चेयरपर्सन है, उनकी 2 कंसल्टिंग कंपनीज थी, ठीक है, वन इन इंडिया एंड वन इन सिंगापुर। तो जैसे ही वो सेबी की चीफ बनी ना, हमने उस कंपनी को बंद कर दिया, वो इमीडिएटली डोरमेंट हो गई। इतने सच्चे इंसान है हम, और हम पे तुम इल्जाम लगा रहे हो, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। इसके बाद ये ऐसे बोलती है, सेबी हैज स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म ऑफ डिस्क्लोजर एंड रिक्यूजल नॉर्म्स। मैंने बता दिया आपको रिक्यूजल नॉर्म्स क्या होते हैं, ठीक है, रिक्यूज क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया। एज पर द कोड ऑफ कंडक्ट अवेलेबल टू इट्स ऑफिसर, अकॉर्डिंगली ऑल डिस्क्लोजर रिक्यूजल्स हैव बीन diligently followed, including disclosure of all securities held or subsequently transferred। ये सब हमने इसके अंदर करा है, इसीलिए हमने इसको शो कॉज नोटिस भी दे दिया है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहां पर समझ में आ रहा है, ठीक है साहब। अब सर इतना भी क्या इंपॉर्टेंट हो गया ये, है ना भाई। इन्वेस्टर का पर्सपेक्टिव समझो। इन्वेस्टर का पर्सपेक्टिव मतलब एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि रेगुलेटर है सभी फंड्स का, वो अगर मान लो करप्ट प्रैक्टिस के अंदर उसकी अगर इंटेग्रिटी कॉम्प्रोमाइज हो गई, तो भाई मैंने जो पैसा लगा रहा है मैं तो घबरा जाऊंगा कि भारत के मार्केट में मैंने इतना पैसा लगा रखा है, यहाँ तो सब कुछ क्या है, अंधेर नगरी चौपट रह जाए, ठीक है। तो मैं क्या करूं, ऐसी जो है कंट्री के अंदर से अपना सारा इन्वेस्टमेंट निकाल लूं, ऐसा ये बोलेंगे। तो सेबी ऐसे बोलता है इसके अंदर, देखो भाई ऐसा कुछ भी बात नहीं है, ये एक तरह से मैलिशियस इंटेंट के द्वारा ये करा गया है, आप रहो शांत। इन्वेस्टर तुम्हारा जो होगा, अगर आप देखेंगे इसके अंदर प्रॉब्लम नहीं होगा, आप शांत रहो। और यहाँ पर आप काम एंड एक्सरसाइज ड्यू डिलीजेंस बिफोर रिएक्टिंग टू सच रिपोर्ट। इस रिपोर्ट को रिएक्ट करने से पहले आप काम रहो और ड्यू डिलीजेंस को एक्सरसाइज करो, मतलब अपना दिमाग यूज करते हुए आप काम करो। इन्वेस्टर शुड रिमेन काम एंड एक्सरसाइज ड्यू डिलीजेंस, थोड़ा धैर्य रखो बिफोर रिएक्टिंग टू सच रिपोर्ट्स। इन्वेस्टर में आल्सो लाइक टू टेक नोट ऑफ द डिस्क्लेमर इन द रिपोर्ट दैट स्टेट दैट द रीडर्स शुड अज्यूम दैट हिडनबर्ग रिसर्च जो है वो एक शॉर्ट पोजीशन फर्म है। अब शॉर्ट पोजीशन फर्म क्या होता है ये मैं आपको अलग से एक टॉपिक के अंदर बताऊंगा। इस तरह से इन्होंने बोला कि इसमें इनका ही फायदा होगा। कैसे फायदा होगा, हिंडनबर्ग का फायदा होगा, इसलिए वो ऐसे काम कर रही है, राइट। अब ये सब चीजें आप केस समझ गए, आप समझ गए एग्जाम के अंदर भी क्या लिखना है, ठीक है। और आप यहां पर ये भी समझो कि अपोजिशन को मिल गई एक चाबी, बोले अरे भाई यहाँ तो बिल्कुल सब कुछ खराब है, ये जो है जो हमारी सेबी चीफ हैं यही क्या हो गया, एक तरह से करप्ट हो गई हैं, तो जेपीसी प्रॉप चाहिए, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के प्रॉप चाहिए हमें, ठीक है। और इन्होंने कहा है कि अभी तक वो क्यों, भाई अभी तक वो क्या है कि अपनी पोजीशन पे बैठी हुई, उनको क्या करना चाहिए, उनको जल्दी से जल्दी रिजाइन करना चाहिए, जिससे कि एक तरह से इम्पार्शियल प्रॉप उनके खिलाफ कर पाए, से भी खुद अपनी इंटरनल मैकेनिज्म के थ्रू। तो देखो ऑन संडे राहुल गांधी जी सेड सेबी's integrity has been compromised by the allegation against the Butch. Honest investor across the country have pressing questions to the government। गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछ रहे हैं ऑनेस्ट इन्वेस्टर कि भाई मेरे पैसा तो सही है ना, और ये अभी तक चेयरपर्सन ने रिजाइन क्यों नहीं करा, ठीक है। इफ इन्वेस्टर लूज देयर हार्ड अर्न मनी हु विल बी हेल्ड अकाउंटेबल। अगर मान लो इतना सारा पैसा उन्होंने लगा रखा है भारत के मार्केट में,
ठीक है, भारत के लोगों ने, राइट, तो कौन उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होगा? प्राइम मिनिस्टर मोदी होंगे, किसी भी चेयरपर्सन गौतम अडानी, कौन होगा? ठीक है, पैसा तो सबका डूब जाएगा, राइट। इसी तरह से सीपीएम के लीडर जो है उन्होंने भी इस तरह से बोला है, ये सब एलिगेशन उन्होंने इस तरह से लगाई है, राइट। सभी कह रहे हैं जेपीसी की प्रॉब हो, अडानी ग्रुप के बारे में प्रॉब हो और इसके अंदर मैनिपुलेशन हो रहा है, तो इसके अंदर प्रॉब्लम हो सकती है। अब हम एक पढ़ते हैं, ये तो हो गई बात सबको की। अब हम एक एडिटोरियल इसके ऊपर आया वो भी पढ़ लेते हैं, जिससे कि अपना एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग इसका बन जाएगा। ठीक है, स्टार्टिंग तो वही बात कर रखी है भाई, देखो हिंडनबर्ग ने ये बताया वो बताया, राइट, वही चीज बोल रखी है जो मैंने आपको बता दी है। अब ये क्या बोलती है, इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीजें है वो अपन इसके अंदर समझ लेते हैं। ये कहते हैं, देखिए कि अडानी के ऊपर पहले से एलिगेशंस लगी हुई थी और अडानी को प्रॉब कर रही थी, ठीक है, चेक कर रही थी कौन? एक तरह से सेबी। और यहां पता चला कि सेबी की जो चेयरपर्सन है उसका ही अडानी के भाई के अंदर, भाई की कंपनी के अंदर क्या स्टेक है। तो भैया ये तो पूरा घपलाबाजी हो गया। ठीक है, कि आप ही अडानी की कंपनीज को चेक कर रहे हैं और आपका ही क्या है, एक तरह से स्टेक है अडानी के भाई की कंपनीज के अंदर। तो ये तो बड़े ही गड़बड़ है, राइट। तो यहाँ पर देखो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की सिचुएशन है। द सेबी कोड फॉर द बोर्ड मेंबर्स आस्क दैट दे डिस्क्लोज देयर इंटरेस्ट व्हिच में कॉन्फ्लिक्ट विद देयर ड्यूटीज। कोई भी ऐसा इंटरेस्ट जो कि आपकी ड्यूटी से कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है वो आपको बताना चाहिए। However, in the light of latest controversy, it must be asked, ये पूछा जाना चाहिए, when the regulator was investing in the allegations surrounding the Adani Group की allegations जब वो देख रही थी, why were the disclosures not made available to the wider public? पब्लिक को क्यों नहीं बताया गया कि देखो भैया मेरा स्टेक है उसके अंदर, मेरे पति का या फिर हमारा स्टेक है, या फिर हम इस तरह से उसके अंदर किसी जमाने में हमने क्या करा है, हमने फायदा उठाया 2015 के अंदर इस तरह से ये करा है, तो आपने क्यों नहीं बताया, राइट। पर पब्लिक के अंदर ये बात आनी चाहिए। आफ्टर ऑल द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ओपनली डिक्लेयर देयर एसेट, वो भी तो अपने एसेट को डिक्लेयर करते हैं। एनी कनेक्शन बिटवीन द रेगुलेटर एंड रेगुलेटेड मस्ट बी पब्लिकली डिस्क्लोज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। रेगुलेटर और रेगुलेटर, जो आप रेगुलेटेड, जो रेगुलेटर है और रेगुलेटेड के बीच में, जिसको वो रेगुलेट कर रहा है उसके बीच में कोई भी कनेक्शन है तो दैट शुड बी मेड पब्लिक। भाई जिसको आप रेगुलेट कर रहे हो उसे भी रेगुलेट कर रहा है किसको, फंड्स को, और फंड्स के अंदर ही उसका क्या है, उसका अगर मान लीजिए इंटरेस्ट है, तो इसको आपको पब्लिकली डिस्क्लोज करना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। ठीक है, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की एक्सपर्ट कमेटी ने भी बोला था कि भाई ये जो फंड है, ये पर्टिकुलर फंड जो होता है, ये क्या है, एक तरह से ड्रॉन ए ब्लैंक इन इट्स इंक्वायरी टू डिटरमाइन द कंट्रीब्यूटर टू द पोर्टफोलियो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर हु हैड इन्वेस्टेड इन द अडानी ग्रुप। ठीक है, उन्होंने इसके ऊपर सवालिया निशान उठाए थे। इट मस्ट बी आस्क्ड वेदर द रेगुलेटर्स एसोसिएशन विद द पार्टीज हु देमसेल्फ आर द की प्लेयर इन द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट फर्म्स शुड आल्सो हैव बीन पब्लिकली डिस्क्लोज। ये भी पब्लिकली डिस्क्लोज होना चाहिए ना कि रेगुलेटर के एसोसिएशंस क्या है उन पार्टीज से जो कि क्या है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट फर्म के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। भाई आप मना कर दें कि भाई नहीं हमने नहीं करा है, तो उससे तो काम नहीं चलेगा, है ना। तो उससे तो काम नहीं चलेगा भैया। ए ब्लंट डिनायर विल नॉट वर्क। दिस मैटर नीड्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड एंड एवरी डिस्क्लोजर मेड और नॉट मेड शेयर, उसको शेयर करना चाहिए। कोई भी डिस्क्लोजर होता है तो उसको बताना चाहिए। पब्लिक का पैसा लगा हुआ है भैया, पब्लिक का पैसा, पब्लिक ने फंड्स में लगाया हुआ पैसा है, उसको आप नहीं करें खराब। ठीक है, नॉट डूइंग सो अंडरमाइन द इंटेग्रिटी एंड इंडिपेंडेंस ऑफ द रेगुलेटर। इस तरह से आप इसका, तो आपको ये पता चल गया क्या चीज है इसके अंदर और क्या हमें करना चाहिए इसमें। ठीक है, पूरा का पूरा किस तरह से कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है उसको रिक्यूजल के थ्रू क्या करना चाहिए, सॉर्ट आउट करना चाहिए। अब ये पता था तो सेबी चेयरपर्सन को यहाँ से रिक्यूज करना चाहिए था। देयर इज आल्सो रिस्क दैट दिस विल गेट कॉट इन द पॉलिटिकल स्लगफेस्ट। ठीक है, जैसे कि स्लगफेस्ट के अंदर हो गया है कि भाई कीचड़ उछालो एक दूसरे के ऊपर, अपोजिशन ऐसे कहती रही और वो सरकार को जवाब नहीं दे, बस के अंदर ही हो जाए। सरकार कहे अपोजिशन का तो काम ही है भारत की फाइनेंशियल मार्केट को डुबाना चाहता है अपोजिशन, बस इसके अंदर ही ना फंस जाए, है ना। पूरा प्रॉब होना चाहिए। लार्जर इशू ऑफ प्रॉपर्टी एंड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आर एट स्टेक एंड द एम ऑफ एनी सच एक्सरसाइज इज टू स्ट्रेंथन द मार्केट रेगुलेटर इन ए टाइम ऑफ राइजिंग मार्केट पेनिट्रेशन। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो अब कंप्लीट नॉलेज हो गई भाई, ऐसे पढ़ना है तुमको यूपीएससी के अंदर। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ऊपर ऊपर की न्यूज और या फिर तड़कता भड़कता कोई आपको थंबनेल दिख जाए उसको देख लिया, 10 मिनट उधर वेस्ट कर दी, 15 मिनट उधर वेस्ट कर दी। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। आजकल एजुकेशन के अंदर एक और टर्म आ गई है, एंटरटेनमेंट। ठीक है, एजुकेशन पीछे रह गया, एंटरटेनमेंट आगे आ गया। उन सब चीजों से आप खुद बुद्धिमान हैं, आप ये पता रखें कि कौन से चैनल जो हैं वो। हेलो एवरीवन, कैसी लग रही है आपको क्लास? आई होप यू आर फाइंडिंग इट वेरी इंटरेस्टिंग। देखिए हम अधिष्ठान आईएएस चैनल पर आपको ऐसी बहुत सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे आप देखेंगे इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस चल रहा है, आप देखेंगे कि क्विजेस भी बहुत सारी चल रही हैं, और 1.5 ईयर करंट अफेयर सीरीज भी हमने स्टार्ट कर दी अभी से ही।
राइट, जिससे कि आपको लास्ट के अंदर कोई लोड ना आए। इस बार अधिष्ठान आईएएस पे बहुत सारी चीजें आपको मिलने वाली है। कुछ फ्री कोर्सेज हैं, कुछ पेड कोर्सेज है। पेड कोर्स में अभी जो हमारा स्टार्ट होने वाला है वो है 15 अगस्त को इकोनॉमिक्स का बैच। बिलीव मी और नॉट, दिस बैच इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। जिन भी बच्चों को इकोनॉमिक्स से थोड़ा सा भी साइकोलॉजिकल फियर रखता है वो इस बैच को ज्वाइन कर लो। इसके अंदर हम पूरा का पूरा प्रीलिम्स और मेंस ओरिएंटेड पूरा पढ़ाएंगे, आपको पूरे अच्छे अच्छे तरह से डिस्कशन कराएंगे। राइट, बहुत सारी चीजें जो होंगी, ठीक है, रिपोर्ट्स जो हैं, बजट, इकोनॉमिक सर्वेज, नीति आयोग की रिपोर्ट्स और बहुत सारी जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट्स हैं वो आपको इसके अंदर पढ़ाएंगे। और मैं बिलीव मी कि ये आपके लिए एक तरह से लाइफ चेंजिंग हो सकता है। आपका एक पूरी प्रिपरेशन को आपको एक बहुत धार दे सकता है ये वाला बैच। ठीक है, इस बैच को जरूर ज्वाइन करो। डिस्क्रिप्शन में इसके अंदर सब कुछ लिखा हुआ है कि एक लिंक दे रखा है। ठीक है, उस लिंक को क्लिक करोगे तो उसके अंदर मैंने पूरा एक्सप्लेन कर रखा है कि हम इस बैच को कैसे लेकर जाएंगे। डे वाइज शेड्यूल आपको दिया जाएगा। राइट, आपको हर दिन आपके लिए क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, आपके लिए प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज अलग से होगी, मेंस की टेस्ट सीरीज होगी, हाउ टू राइट द आंसर, आंसर कैसे लिखना चाहिए, ऐसे के अंदर कैसे यूज करना चाहिए, सोसाइटी के अंदर इकोनॉमिक्स को कैसे डालना चाहिए। ठीक है, पॉलिटी के अंदर किस तरह से इकोनॉमिक्स को मिक्स करके हमको चीजें लिखनी होती है, वो सब चीजें आपको बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे।